क्या आपने कभी किसी ऑब्जेक्ट को देखा है, जैसे आपके सामने कुछ किताबें रखी हैं, कोई मग रखा है, पर उसको आप एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप उसके अपीयरेंसेस के आधार पर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानकर ये बता सकते हैं कि ये किताब कैसी है। आप कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर साइज़ में है, इसका रंग काला है, इसमें कुछ 200 से 300 पेज के पन्ने हो सकते हैं। लेकिन जब ये बात वेस्टर्न फिलॉसफी या फिर इंडियन फिलॉसफी में आती है तो अक्सर इस तरह का ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ परसीव करने के आधार पर ही जज किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है, मतलब नॉलेज का विषय हो सकता है ये। तो अगर हम सिर्फ इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस आत्मन, ब्रह्मन या फिर उसी आधार पर जितने भी उसके तत्व हो सकते हैं, जैसे माया, अध्यास, अध्याय, इन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसमें रियलिटी को हमेशा से ही इस आधार पर देखा गया है जो वो हमेशा सतत रहे, जिसमें कोई घटन ना हो। यही काम वेस्टर्न फिलॉसफी में देखने को मिलता है। अगर हम प्लेटो की बात करें तो उसका ज़्यादातर फोकस फॉर्म पे होता है, यानी अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, जैसे आपके सामने कुछ किताबें रखी हैं, तो किताब का एग्जैक्ट फॉर्म क्या हो सकता है, मतलब किस आधार पे हम कई एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को हम किताबें कह सकते हैं। यही अंतर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जब हम माइंड एंड बॉडी की बात करते हैं। तो जब हम एक ह्यूमन बॉडी की तरफ देख रहे हैं तो माइंड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, सोल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया गया कि साइकी एक वर्ड था जिसको अलग अलग समय में अलग अलग के तौर पे देखा गया है। तो प्राचीन समय में उसको हम आत्मा के तौर पे देख रहे हैं, इसके बाद आगे हम उसे माइंड के तौर पे देख रहे हैं, और कंटेम्प्रेरी टाइम पे वही साइकी टर्म आज ब्रेन के तौर पे देखा जा रहा है। तो बॉडी का कितना इम्पोर्टेंस है, आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर वो बॉडी को हम किस तरह से देख सकते हैं, आने वाले समय में बॉडी का क्या रेलेवेंस होगा, कंटेम्प्रेरी फिलोसफर या फिर लास्ट सेंचुरी के फिलोसफर ने किस तरह से बॉडीज़ को देखा है। लेकिन उससे पहले मैं पीटर एबलार्ड का एक उन्होंने मेंशन किया है जेरोमी को, उनकी जो सेकंड बुक है अगेंस्ट जोविनिज्म, कि आखिर क्यों बॉडी को कम रेलेवेंस दी गई है, उसके बारे में हम बात करें। पूरे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों बॉडी इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक काउंटर पार्ट जिसको हम इंडियन फिलॉसफी में पूर्व पक्ष कहते हैं, उसके बारे में समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगेंस्ट जोविनिज्म में जेरोम लिखते हैं, द सेंसेस आर लाइक विंडोज थ्रू विच द वॉइसेस गेन एंट्री इनटू द सोल। The capital and citadel of spirit cannot be taken, except by a hostile army entering through the gates. If anyone takes pleasure in the circus and athlete contest, an actor's pantomime or a woman's beauty, the splendor of jewels and garments, or anything of that sort, the liberty of his soul is captured through the window of the eye, and the word of the prophet is fulfilled. Death has climbed in through our windows. तो ये कहा गया है कि बॉडी के थ्रू हमारे अंदर कई सारे वॉइसेस और कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो सोल को नुकसान पहुंचाती है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम आज के सवालों में। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फिलॉसफीज और मैं प्रशांत। आज के वीडियो में आज हमारे साथ हैं भावना प्रिया, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल कर रही हैं, और संभवतः जो उनका टॉपिक है वो फिलॉसफी ऑफ फैशन के अराउंड घूम रहा होगा, जिसमें बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So my first question to you would be, like, we see philosophy has always ignored body over mind, and like how far do you see philosophy vouching for this philosophical position? अगर इस सवाल को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो सवाल कुछ इस तरह से है कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी को देखें तो अक्सर बॉडी को हमने कम तवज्जो दी है, और बॉडी के ऊपर हमने कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टर्म, चाहे हम उसको सोल का नाम दें या भगवान का नाम दें या फिर हम फॉर्म का नाम दें, इंडियन फिलॉसफी में आए तो हम आत्मन ब्रह्मन का नाम दें, आखिर उनको तवज्जो क्यों दी गई है, और अगर हम इस आधार पर चलते हैं तो फिलॉसफी किस तरह से आगे हम इसको परसीव कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हमें देखना चाहिए तो है हमारा नोशन ऑफ ट्रुथ। आखिर हमने सच्चाई को कैसे देखा है, ट्रुथ क्या है हमारे लिए। तो अगर हम पुराने समय में देखें तो ट्रुथ को हमने वही माना है जो हमेशा से चलता रहे, सतत रहे, यानी उसमें कोई विघटन ना हो। तो अगर हम कोई किताब से कहें कि क्या ये किताब है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये किताब है, पर ये एक माया है, अगर हम इंडियन फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से देखें। या फिर अगर हम कहें कि प्लेटो के हिसाब से, तो हम यही कहेंगे कि ये एक उसका एग्जाम्पल है फॉर्म का। तो रियलिटी में क्या है, तो रियलिटी में फॉर्म है। तो इसी आधार पर अगर हम केवल एम्पिरिकल एविडेंस के आधार पर भी देखें तो बॉडी को हमेशा से यही देखा गया है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे इस संसार में आती है, एक उसका प्रोसेस होता है, पहले ग्रोथ होता है, फिर धीरे धीरे उसमें
अगर हम कहें तो डीके होना शुरू होता है और एक समय ख़त्म हो जाती है। तो आखिर इसी आधार पे जब हमारा नोशन ऑफ ट्रुथ ऐसा हो कि जिसमें किसी भी तरह का विघटन ना हो और बॉडी एक ऐसी चीज़ हो जिसमें विघटन हमेशा होता रहो, तो हमारे लिए बॉडी कभी ट्रूथ हो ही नहीं सकती है। तो शुरुआत में अगर हम बात करें जिसको हम फिलॉसफी में लॉ ऑफ विजडम कहते हैं, जो कि नॉर्मली विजडम को हमेशा से सच के तौर पे जोड़ा गया है। मतलब आप ये इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि कोई चीज़ विजडम हो सकती है लेकिन उसमें ट्रुथ ना हो, या फिर कोई चीज़ फॉल्स हो और उसके पीछे हम भागते रहें और आपके पास विजडम आ जाए। और विजडम को भी अगर हम समझते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती हैं, इन्फॉर्मेशन से पहले सेंसेशन आते हैं, जब हम उस पर काम करते हैं तो वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास फिर ओपिनियन में बदलते हैं, ओपिनियन को जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो वो नॉलेज पर्सपेक्टिव में जाता है, देन वी कम टू द विजडम। तो शायद बॉडी का जो एस्पेक्ट है वो ओपिनियन तक ही ख़त्म हो जाता है, और हम जब नॉलेज के तौर पे जाते हैं तो साइंटिफिक तौर पे हम उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे ये बता सकते हैं कि आपके ब्लड में किस तरह के रेड सेल्स हैं या फिर वाइट WBC ब्लड सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कोरोना वायरस आया तो किस तरह से हमारे पे इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आखिर ये ट्रुथ कंडीशन जो हमने डेवलप कर रखी है उसके आधार पे बॉडी कहाँ स्टैंड करती है। तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है कि क्यों बॉडी को हमने नहीं इम्पोर्टेंस दी है। शायद अरिस्टोटल ने इसको ओवरकम करने की कोशिश की। भले अरिस्टोटल का जो नोशन ऑफ बीइंग है, जो ऑन्टोलॉजी या फिर मेटाफिजिक्स में बात करता है, जिसको लेटर फिलोसॉफिकल ऑन्टोथियोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी फिलॉसफी की बात करेगा या एक ऐसे वो फंडामेंटल एलिमेंट की बात करेगा जो सब में हो, मतलब गॉड की तरह जो सब में हो। तो जब वो बीइंग की बात कर रहा है तो उसको ऑन्टोथियोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें थियोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, साथ में ऑन्टोलॉजी का जो फंडामेंटल कैरेक्टर है उसको भी ले आते हैं। लेकिन उसकी मेटाफिजिक्स को जब हम डीपली देखते हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो है कि कैसे वो फॉर्म और मैटर के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। मतलब मैटर को हटा नहीं रहा है। तो एक तरफ पे जहाँ पे वो फॉर्म की वैल्यू कह रहा है, पर एट द सेम टाइम वो इस बात पे भी फोकस करेगा कि आखिर इस पर्टिकुलर बुक की भी वैल्यू है। यही काम हमको न्याय फिलॉसफी में देखने को मिलता है। न्याय फिलॉसफी में भी जब भी कभी हम पर्टिकुलर यूनिवर्सल की बात करते हैं तो हमेशा हम इस तरह से बात करते हैं कि पर्टिकुलर इज क्वालिफाइड बाय यूनिवर्सल। मतलब हमारे पास एक यूनिवर्सल आइडिया है। कहने को अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे पास एक गुलाब के फूल का फॉर्म है, लेकिन हर एक गुलाब में वो फॉर्म कैसे आ पाता है। तो कहा यही जाता है कि एक पर्टिकुलर गुलाब का फूल है जिसमें यूनिवर्सल जो आइडिया है गुलाब के फूल का वो उस पर क्वालिफाई करता है। पर जैसे जैसे हम रिसेंट टाइम में आते हैं तो हम देखेंगे कि इसी बॉडी का सबसे जो प्यूरिफाइड वर्जन आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिल सकता है, जब आप नोशन ऑफ ट्रुथ को क्वेश्चन करें। इससे पहले आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ जो लास्ट सेंचुरी में इंडियन में फिलॉसफी में हुए KC भट्टाचार्य, उनकी जो बुक है सब्जेक्ट एज फ्रीडम, वहाँ पे भी उन्होंने बात सेम ही की है। नियो वेदांतिन के तौर पे हम उनको देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो सिग्निफिकेंट बात ये है वो यही है कि जब भी कभी हम किसी एक सेल्फ को जानने की कोशिश करते हैं, body is the introduction of that self. Without body we just cannot imagine a particular self. मतलब कम से कम जब हम उसको विजुअली देखना चाहते हैं तो विदाउट बॉडी वी कैन नॉट इमेजिन। यही काम फेनोमेनोलॉजी में आता है जब हम लिव्ड बॉडी की बात करते हैं। सो देयर इज दैट इंटेंशनैलिटी विच ऑलवेज कम्स विद द बॉडी। विदाउट बॉडी देयर कैन नॉट बी एन इंटेंशनैलिटी, और वी कैन से दैट इवन इन ऑर्डर टू एज्यूम कॉन्शियसनेस वी हैव टू हैव बॉडी, सो वी कैन गो टू। इसी का वर्जन हम देखते रहेंगे, तो चाहे वो हाइडेगर में आए, हाइडेगर में भी एक लिव्ड बॉडी एक्सपीरियंस की बात चलेगी। फिर हम आगे जाएंगे तो सार्त्र में भी कुछ चीज़ों को हमें देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा फ्लरिश होता है मॉर्ले पॉन्टी में। तो मॉर्ले पॉन्टी कैसे उस बॉडी को सबसे इंटरेस्टिंगली देखते हैं, तो जो उनका इथिकल डोमेन्स की हम पूरी बात करेंगे, मॉर्ले पॉन्टी में जो एथिक्स आता है वो उसी बॉडी के अंदर ही रोटेट कर रहा है। तो बहुत से लोग हमेशा से ये देखते रहे कि बॉडी हमेशा से एक परसीव्ड ऑब्जेक्ट की तरह पे देखा गया है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसमें कॉन्शियस नहीं है इस किताब में, इसलिए हम इसको देख सकते हैं। पर एज अ ह्यूमन बॉडी, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट की तौर पे है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है हमारी इंक्वायरी का, जो कि ना केवल उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है बल्कि सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस के भी तत्व पाए जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि मेरी बॉडी बाकी लोगों के लिए ही एक ऑब्जेक्ट हो, मेरी बॉडी मेरे लिए खुद भी एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो उस हिसाब से हम अपनी बॉडी को किस हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। सो नॉट ओनली वी आर हैविंग लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द आउटर वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम वी आर हैविंग लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ माई ओन बॉडी, हाउ माई बॉडी एक्ट्स इन अ पर्टिकुलर फिनोमेना। जो पुराना डिस्टिंक्शन था इटिमोलॉजिकली अगर देखें तो साइकी और सोमास का है। साइकी में हम लोग स्पिरिट की बात करते हैं, सोमास में हम लोग बॉडी की बात करते हैं, जिसका रिसेंट डेवलपमेंट अगर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल थ्योरी में तो आकाश सिंह राठौर ने किया है। जो उनकी बुक आई है
फिलॉसफी ऑफ ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने इस सोमास की बात की कि कैसे हमारी बॉडी बहुत इंटरेस्टिंग तौर पे काम करती है, यानी हम अपनी बॉडी को कैसे देख सकते हैं, जिसका रेफरेंस उन्होंने एरिस्टोटल से काफ़ी लिया है कि जब वो बात कर रहे हैं यूडेइमोनिया का, तो इट्स अ फ्लरिशिंग ऑफ होल सेल्फ। और जब फ्लरिशिंग ऑफ सेल्फ की बात कर रहे हैं तो एरिस्टोटल ये नहीं कहेगा कि नहीं सिर्फ फॉर्म या सिर्फ हमारा सेल्फ को ही करना चाहिए, हमारी बॉडी भी उतनी ही पावरफुल, उतनी ही यूनिक होनी चाहिए, हमारा माइंड भी उतना ही होना चाहिए। तो शायद आपने वो वाला कोट भी ज़रूर सुना होगा जिसमें हम कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ माइंड या मन होता है। उसका कॉन्सेप्ट ही यही कि जब तक आप बॉडी पे उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, आपका माइंड उतना ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये अरिस्टोटल के हिसाब से आता है। सेम चीज़ ही फिलॉसफी ऑफ ऑटोबायोग्राफी में आकाश सिंह राठौर की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने पोस्ट मॉडर्निज्म के इमर्जेंस के साथ साथ थ्योरी ऑफ ट्रुथ पे क्वेश्चन किया है, जहाँ पे अब ट्रुथ किसी एक जगह का हाथ नहीं रह गया है। तो जो मॉडर्न फिलॉसफी, जब मॉडर्न फिलॉसफी का इमर्जेंस होता है डेकार्ट या फिर गैलीलियो के हिसाब से, हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेट में भी चेंज हो रहा है, यानी पॉलिटिकल रियलिटी उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। तो एक हिसाब से हम थीस्टिक जो स्टेट हुआ करता था उसके हिसाब से हम लोग कैसे कैसे डेमोक्रेसी की तरफ भी जा रहे हैं, यानी जो ट्रुथ है अब वो किसी एक के हाथ का नहीं रहा है। यानी अब भगवान ये डिसाइड नहीं करेगा ट्रुथ क्या है, अब भगवान के दूत ये डिसाइड नहीं करेंगे ट्रुथ क्या है, अब लोगों के ओपिनियन से मिलकर हम ट्रुथ को जनरेट करेंगे। तो ट्रुथ अब एक सतत प्रक्रिया नहीं रही है, आने वाले समय में ट्रुथ चेंज हो सकता है। तो यही एक वजह रही है कि सोल पे धीरे धीरे इंटरफ्रेंस कम होता जा रहा है, फोकस कम होता जा रहा है, और लोग बिहेवियरिज्म, मटेरियलिज्म इस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। साइंस ने भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये बात हो गई कि क्यों बॉडी आने वाले समय में बहुत सिग्निफिकेंट होगी। भले हमने इस पूरे इतिहास में, दर्शन के इतिहास में उसको इग्नोर किया हो, लेकिन आने वाले समय में बॉडी बहुत सेंट्रल रोल प्ले करेगी। अगर हम गांधी की बात करें, अम्बेडकर की बात करें, तो गांधी एक बहुत ही ऊंचे तबके से आते थे, लेकिन जब उन्होंने साउथ अफ्रीका से बाद वापस आए, जब उन्होंने वहाँ पे अपना फील किया कि नहीं ब्राउन ब्लैक होना भी अलग होता है, तो कैसे उन्होंने एक बॉडी पॉलिटिक्स की। मतलब वो चाहते तो उनको चरखा काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो चाहते तो हमेशा से बैरिस्टर थे, कोट पैंट पहन के घूम सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्योंकि एक बॉडी का सेंस था जो हम वो इंडियन में देख रहे थे, और जब तक हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो जो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, एक आइडेंटिटी डेवलप करने की बात कर पाते हैं, शायद हम वो नहीं कर पाते। अम्बेडकर ने इसका जस्ट उल्टा किया। अम्बेडकर एक ऐसे समाज से आते हैं जिसको हज़ारों सालों से प्रताड़ित किया गया। उनके पास कभी कोट पैंट पहनने का तो दूर की बात है, कपड़े पहनने तक की चीज़ें नहीं होती थी। तो जब अम्बेडकर ने कोट पैंट पहन के एक बॉडी पॉलिटिक्स, नए बॉडी पॉलिटिक्स के तौर पे देखा, जिसपे जितने भी हाशिए पर रखे गए तबके के लोग थे, वो एक एस्पिरेशन के तौर पे देख सकते हैं। तो ये बॉडी पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। और अगर हम आज की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री हर एक फंक्शन के बाद उनका नया बॉडी पॉलिटिक्स आता है। तो अगर असम जाएंगे तो वो असम की टोपी होगी, बनारस जाएंगे तो वो गंगा पुत्र हो जाएंगे। दिस इज ए बॉडी पॉलिटिक्स। So we can say that कि how body is becoming very central in future endeavors of theoretical analysis। तो आने वाले समय में बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और इसका सीधा संबंध हमारे थ्योरी ऑफ ट्रुथ से रहा है कि जैसे जैसे हमने थ्योरी ऑफ ट्रुथ को क्वेश्चन किया, वैसे वैसे बॉडी का सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है। Thank you, Prashant. It was a lot to gather, and in the beginning, you very rightly pointed out the notion of truth and about the wisdom that to be wise is to be true. And so to question the notion of truth, like you already pointed this out, that body has never. Body has never been seen as something that resembles the truth. And then you talked about Heideggerian phenomenology and Sartre's existentialism. You talked about the notion of being and how Merleau-Ponty talks about this notion of lived experience. So even if we see the idea of intentionality, which is very central to Husserl, and then to an extent to Merleau-Ponty's philosophy as well. So they all somewhere see body as something that experiences, like body is experiencing something. Even if we talk about this whole notion of lived experience, so body definitely stands at the center, but then it is experiencing, the worldly possibilities, the things that the world offers, and so that. So we see there has been a relative gap between body as an agent and body as something that is being experienced.
Okay, so let me put it this way, like, okay, I have a body and I carry it, but I am not able to experience my body. How do I experience my body? Like, how do I experience, my body is being conscious, the voluntariness and everything. So this relative gap between body as an agent and body um as something that is being experienced. So, how far do you see this gap is being justified in the whole notion of body politics and to an extent the philosophy of body politics? ये सवाल थोड़ा अलग भी है, थोड़ा डिफरेंट भी है। तो अगर हम सिर्फ फेमिनोलॉजी की बात करें तो कॉन्शियसनेस को हम किस तरह से देखते हैं? अगर हम कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन की बात करें तो हमेशा से हम कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग देखते हैं। तो अक्सर यही बात आती है, इसी को हम लोग इंटेंशनलिटी के तौर पर देखते हैं। तो अगर हम फेमिनोलॉजी की बात करें तो डिस्क्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाउ डू वी एक्सपीरियंस, लाइक हाउ आवर इंटेंशनलिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, किस तरह से हमारी इंटेंशनलिटी दूसरे ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट की गई है, और हम अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करके रादर देन ऑब्जेक्ट को एनालाइज करके उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम उसके डिस्क्रिप्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यही बात देखेंगे तो हुजर ब्रेंटानो यहाँ से जो प्रक्रिया शुरू हुई, इस पर एक यू टर्न देखने को मिलता है हाइडेगर में। तो हाइडेगर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि सामने क्या है, आउटर वर्ल्ड में क्या है, ऑल्दो वो टेक्निक टेक्नोलॉजी इन सब पे एक बहुत सारी चीज़ों को उल्लेख करेगा, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हम कैसे बीइंग को जानने में कर सकते हैं। लाइक उसके लिए जो यू टर्न है, जो इंटेंशनलिटी के लिए हिसाब से डायरेक्टेडनेस टुवर्ड्स वर्ल्ड है, अब वो डायरेक्टेडनेस टुवर्ड्स सेल्फ आ जाता है। तो ये एक पहला यू टर्न देखने को मिलता है जहाँ पे फेमिनोलॉजी के अंदर कॉन्शियसनेस को डायरेक्ट किया जाता है एक अपनी कॉन्शियसनेस बीइंग के आधार पे, जिसको हम लोग बिग बीइंग बोलते हैं, कि सबसे बड़ा बीइंग है जिसके होने से ही सब कुछ है। तो उस बीइंग की तरफ देखने की हम बात करते हैं, जिसमें वो पूरा एक टाइम कॉन्शियसनेस का भी कॉन्सेप्ट लाता है कि कॉन्शियसनेस कुछ ऐसा नहीं है कि विदाउट टाइम या फिर टाइम के बियॉन्ड रखा है, वो एक टाइम के अंदर है जिसका एक पास्ट होगा, जो एक प्रेजेंट में होगा और जिसका एक फ्यूचर होगा। पास्ट मतलब फैक्टिसिटी, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने क्या क्या किया, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, मेरा पुरानी हिस्ट्री जो फैक्टिसिटी है, जिसको मैं चाह कर भी बदल नहीं सकता हूँ। पर एट द सेम टाइम जब मैं प्रेजेंट में आता हूँ तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरे बगल में किताबें हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे पॉलिटिकल सिनेरियोज में जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसको बीइंग विद अदर्स भी कहा जा सकता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमारे मोटिवेशंस, डिज़ायर्स, ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर इस आधार पे हम देखें तो आप देखेंगे कि जितना एक सेल्फ के अंदर का थॉट प्रोसेस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया रादर देन बॉडी को। बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक मीन्स की तरफ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जिसका काम ये है कि जो कॉन्शियसनेस, जो इंटेंशनलिटी है, उसको कैसे फंक्शनल कर सकें। मतलब हम कह सकते हैं कि बॉडी यहाँ पे एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जिसके आधार पे लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है, शायद ये मेरा अपनी रीडिंग है मॉडल बॉन्डी की, कि कैसे ये पूरा कन्वर्सेशन उतर के बॉडी का साक्षात रूप आपको मॉडल बॉन्डी में देखने को मिलता है, जिसमें बीइंग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, बॉडी के तहत पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाउ माई बॉडी इज़, एंड हम कैसे अपने शरीर का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया करेंटली गांधी, अंबेडकर और नरेंद्र मोदी का, उसमें सबसे खास बात ये है कि ऑल्दो आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी, मैं अपने बॉडी के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हूँ, और अपनी बॉडीज़ में किए गए चेंजेस, क्योंकि चेंजेस जो मैं लाऊंगा वो बिना अवेयरनेस के, बिना समझे नहीं आ सकता है। मतलब सपोज करो अगर मुझे ये बात पता ही नहीं है कि मेरी आंखों का पावर कम है तो मैं कभी चश्मा नहीं लगाऊंगा, और जिस दिन मुझे ये बात पता चले कि मेरी आंखों में पावर कम है तो मैं एक चश्मा लगाने की कोशिश करूँगा। तो उस आधार पे मैं कुछ भी चीज़ क्यों लगाना चाह रहा हूँ जब मुझे उसके बारे में पता हो। तो अगर हम अपनी बॉडी में किसी भी तरह की नए चेंजेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसके खिलाफ अवेयर हैं। और ये अवेयरनेस कैसे आएगी, जब हम उस बॉडी को एक्सपीरियंस्ड करें, मतलब सिर्फ वो एक्सपीरियंस का पार्ट ना हो, हम खुद करें। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है, हमें ये समझना चाहिए कि इसको मैं अलग तरह से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बॉडी हाइफन माइंड, बॉडी हाइफन अदर्स। बॉडी हाइफन अदर्स में जब आप बात करते हैं तो जो पूरा साइकोलॉजिकल ऑर्डर है आप उसको कभी भी नहीं समझ सकते, मतलब देयर इज ऑलवेज अ गैप, जैसे हमारे अंदर गैप है माइंड और बॉडी में। लेकिन जब सामने वाली बात है, सपोज करिए आप मेरे सामने बैठे हैं, पर मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं आपकी बॉडी के आधार पे इतना बता सकता हूँ कि हाँ, दिस पर्सन अपीयर्स टू मी इन दैट वे। रियलिस्ट लोगों का अलग पर्सपेक्टिव होगा कि आप अपीयरेंसेस के आधार पे उनके अंदर का चीज़ें जज कर सकते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से अपीयरेंस और रियलिटी में कोई गैप नहीं है। पर अगर हम फेनोलॉजी की बात करें तो उनके अंदर हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं ऑब्जेक्ट में, या ऑब्जेक्ट में जिसको हम
फर्दर एक्सपीरियंसेस के तहत आगे निकाल सकते हैं। यानी एडम्ब्रेशन के प्रोसेस के पहले और एडम्ब्रेशन के प्रोसेस के बाद भी उस पॉसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं जिसमें एक नया पर्सपेक्टिव हम जनरेट कर सकें, यानी हम एक नए तरीके से अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज कर सकें। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो बॉडी, जब हम अदर्स के लिए बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लेनेशन आप ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन जब आप अपने बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी जब आपने कहा कि बॉडी एक्सपीरियंसिंग बॉडी, लिव्ड बॉडी और बॉडी टू बी एक्सपीरियंस्ड, तो जो बॉडी टू बी एक्सपीरियंस्ड है इसका सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन अगर आप देख सकते हैं तो वो खुद का हम देख सकते हैं। मतलब पूरा मेडिकल साइंस इसी पे बेस्ड है कि हम बॉडी को कैसे एक्सपीरियंस करना है। बट जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं विदाउट यूजिंग साइंटिफिक टूल्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम अपनी बॉडी को साइकोलॉजिकल लेवल के साथ कैसे चेक कर रहे हैं। मतलब एक इसमें बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी हुआ है कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जब मैं हाथ हिला रहा हूँ और तो हमेशा एक माइंड डायरेक्ट करता है, पर टेक्निकली जब इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमें पता चलता है कि हमारे हाथ ने, हमारी फिंगर्स पहले रोटेट होंगी, हमारे माइंड ने बाद में दिया। सो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं एक्सपेरिमेंट के आधार पर भी। लेकिन अगर हम अपने बॉडी को सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पे देखें तो हमें पता है कि अगर मैं अपने हाथ में एक घड़ी पहनूँ तो मैं क्यों पहनना चाह रहा हूँ, अगर मैंने आज एक तरह का कपड़ा पहना है तो मैं क्यों पहनना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो एनालाइज कर रखा है। मुझे एटलीस्ट ऑब्जेक्टिवली ना कहें तो इंटर सब्जेक्टिवली हमने ये डिफाइन कर रखा है कि एक बॉडी क्या क्या चीज़ें सूटेबल हो सकती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हिसाब से, एक पर्टिकुलर रीजनल कम्युनिटी के हिसाब से, एक पर्टिकुलर रिलीजनल कम्युनिटी के हिसाब से। तो जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दंगाइयों को उनके कपड़े से पहचान लिया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी पॉलिटिक्स कितने अच्छे से निखर के आई है, कि वो ये बताना चाहते हैं कि आखिर किस आधार पे वो बॉडी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो बॉडी आने वाले समय में सिग्निफिकेंट हो रही है और इस पे ना केवल ऑब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस किया जा रहा है बल्कि इंटर सब्जेक्टिवली भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है। यानी बॉडी आने वाले समय में एक बहुत हद तक मीन्स होगा, ना केवल पॉलिटिकल ग्लोरिफिकेशन के लिए, ना केवल सोशल ग्लोरिफिकेशन के लिए, ना केवल इन्वायरमेंटल ग्लोरिफिकेशन के लिए, बल्कि इन्हीं सारी चीज़ों की क्रिमिनलिटी के लिए भी, कि आप कैसे इस आधार पे लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। तो आजकल कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स बॉडी में पहनने के लिए हो सकता है, आप कई तरह के रिलीजियस सिंबल्स भी देख सकते हैं, रीजनल सिंबल्स भी देख सकते हैं। तालिबान एक इसका एग्जाम्पल है। आपने कोई फोटो नहीं देखा होगा जिसमें AK-47 के बिना कोई तालिबानी आपको दिख जाए। तो ये एक सिंबल्स हैं जो आने वाले समय में बॉडी के साथ अटैच होंगे। जैसे पहले हमेशा हम एक्सटेंडेड माइंड की एक बात करते हैं, कभी आपने एक्सटेंडेड बॉडी की बात सोची कि जितने भी लोग PWD या फिजिकली चैलेंज होते हैं, हमने आजकल उनको एक एक्सटेंडेड बॉडी के तौर पे सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, यानी वो अब बॉडी के पार्ट हैं। इसी हिसाब से आप सोचेंगे एक्सटेंडेड बॉडी और क्या क्या हो सकती है। आपका सेल फोन, आपसे ज़्यादा आजकल आपका काम सेल फोन करता है, नाउ इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एक्सटेंडेड बॉडी। अब आप इसी को कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जाएगा, ना केवल बॉडी की डेफिनेशन बड़ी होती जाएगी बल्कि एक्सटेंडेड बॉडीज में उन सारी चीज़ों को लिया जाएगा जो आने वाले समय में हमारे एक्सपीरियंसेस को ब्रॉडन कर सकें। अल्टीमेटली हमारा एम यही है कि हम अपनी बॉडी के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे ब्रॉडन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ऑल्दो हमारे पास 5 सेंसेज हैं, बट हमने इसमें से केवल आँख यानी एक्सपीरियंसिंग, परसीविंग वाला जो फैक्टर है, परसीविंग वाला सेंस है, इसको बहुत ज़्यादा किया है। जैसे जैसे हम बाकी सारी चीज़ों पे काम करना शुरू कर रहे हैं, जैसे हमारे म्यूजिक, ईयर पे हमने फोकस करना शुरू किया, परफ्यूम, ऑल्फैक्टरी सिस्टम पे जब हमने फोकस करना शुरू किया, तो कैसे हमारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। नाउ जस्ट इमेजिन ऑफ एनी लाइक लेट्स से दैट अपर मिडिल क्लास गोइंग टू अ पार्टी, वो बिना परफ्यूम चला जाए, दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली अनवॉलेंटेड उस हिसाब से। तो हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग और हाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग योर ओन बॉडी, कि किस तरह के स्मेल, किस तरह का साउंड, किस तरह का दृष्टि, ये सब हमारे आने वाले समय में बॉडी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर गोइंग टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी, थ्रू कॉन्शियसनेस एंड वॉट एवर द टर्म यू वांट टू यूज़, क्योंकि आने वाले समय में इन सब के मीनिंग्स बहुत जल्दी चेंज होंगे। So you talked about the extension in body, I mean the notion of extended body over extended mind, and I must say that's a very thoughtful insight to talk about. And on the same line, I would want to know from you that when we talk about body, and let's say when we talk about extended body, there are certain connotations that must be talked about, let's say fashion, clothing, or body as body as clothing, or the things that are being fashioned, or this notion of body imaging and tattooing, nudity and all that. And largely that has not been something which is a talk to philosophy. So would you like to throw some light about that? जब भी कभी हम लोग फैशन की बात कर रहे होते हैं
तो ये काफ़ी रिसेंट फिनोमेना है, मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा हमने ये देखा कि कैसे क्लॉथिंग फैशन इनके आधार पर भी एक पूरा मार्केट जनरेट किया जा सकता है। पर अगर हम इससे पहले की बात करें तो सपोज़ करिए कि अगर हम एथेंस में देखें तो वहाँ का अपना एक पर्टिकुलर पहनावा था जिसके आधार पे लोग किसी मीटिंग्स में जाना हुआ, किसी एक फंक्शन में जाना हुआ किया करते थे। अगर इसी आधार पर आप देखेंगे तो केरला, बंगाल, हर जगह पे एक डिफरेंट तरह के कपड़े पहने जाते हैं, चाहे हम उसको जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कहें या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम वहाँ की शादियों को देखें तो एक अलग तरह से दिखाता है। नॉर्मली इसको हम लोग कल्चरल स्टडीज या एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक पर्टिकुलर रीजन के या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन के या फिर एक पर्टिकुलर हम बात करें कास्ट के लोग किस तरह से कपड़ों को पहनते हैं। तो बहुत हद तक इस पर एक फिलोसॉफिकल एनालिसिस नहीं की गई है। पर अगर आज के हिसाब से हम देखें तो जिस तरह से कपड़े नए नए बनाए जा रहे हैं उस पर एक बहुत अच्छा फिलोसॉफिकल एनालिसिस होना शुरू हो गया है। अगर आप सोचिए कि आखिर क्यों एक पर्टिकुलर जनरेशन जो एक पर्टिकुलर बिलीफ को बिलोंग करती है, यानी उसको मानती है, अगर हम बिलोंग वर्ड ना भी यूज़ करें तो, और ये आप बात हमेशा जान लीजिए कि जिस पे भी जो एक पर्टिकुलर जनरेशन पे हम लोग रहते हैं, जिस बिलीफ को हम लोग मानते हैं वो एक्चुअली हम लोग के सेल्फ जनरेटेड बिलीफ नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चर्ड बिलीफ है। मतलब अचानक से हमें ये कहा जाता है कि नहीं बॉयज़ को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, यानी जो कंफर्टेबल की तरह से है। पर अगर आप सोचिए अगर आप दिल्ली की धूप में निकल रहे हैं, आपने कोट पैंट पहन रखा है तो कितना अनकंफर्टेबल होगा आपके लिए। लेकिन फिर भी एक ऐसा जो एमएनसीज के अंदर जो रूम्स होते हैं उनका ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, यानी फुल्ली एसी किया जाता है ताकि आप उस कपड़े को आगे सर्वाइव कर सकें, यानी टेम्परेचर को इतना लो कर दिया जाएगा। सो आप ये सोचिए कि हमने कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। अगर हम नॉर्मल एक कोट पैंट की बात करें तो सिलवाने में आपका 8,000 से 10,000 रुपये का खर्चा होगा। फिर आप उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एसी चलाते हैं 24 आवर्स, एंड हाउ मच वी आर पेइंग। सो ये एक पूरा थॉटफुल प्रोसेस है कि कैसे हम इकोनॉमी को सर्वाइव कर सकें। यानी एक बार मैं एक बहुत इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार मुझसे पूछा गया कि आखिर सिक्का गोल क्यों होता है। तो मेरे लिए बड़ा ही रोचक सवाल था। आंसर मुझे नहीं पता कि वो कितने हद तक सही है कितना नहीं, ताकि वो इकॉनमी रोटेट होती रही, यानी मनी का फ्लो जो है वो बरकरार रहे, इसलिए सिक्के को गोल बनाया जाता है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर आया। तो अगर आप ये सोचिए कि जब तक भी कभी हम इस बॉडी का इस्तेमाल उस फ्लो में, क्योंकि हम लोग अब एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, तो जितना भी डायरेक्शन हम लोग सोचते हैं वो कंफर्टेबलनेस के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं बॉडी में जब भी हम फैशन की बात करते हैं, बल्कि हम इस हिसाब से सोचते हैं कि कैसे उसका हम फ्लो आगे बढ़ा सकते हैं। तो नाउ इमेजिन कि अगर कोई जापान या फिर यूरोप जैसी जगह में रह रहा है जहाँ पे अब ऑलरेडी फ्लो बहुत अच्छा है, यानी हम कह सकते हैं वहाँ पे भी एक चरम पे आ गए हैं कि इससे ऊपर हम क्या इमेजिन करें। तो उसके ऊपर इमेजिन करने के लिए हमें नए नए आइडियाज़ ढूंढने पड़ेंगे कि जो हम दिखा सकें कि एक पर्टिकुलर बॉडी, और बॉडी को देखिए यहाँ पे कैसे कैसे इमेजिन किया जाता है। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो द सेम बॉडी विल एक्ट डिफरेंटली। अगर आप किसी मंदिर मस्जिद जा रहे हैं द सेम बॉडी विल एक्ट डिफरेंटली। अगर आप जिमिंग में जा रहे हैं द सेम बॉडी विल एक्ट डिफरेंटली। सपोज करिए आप क्लासरूम में जा रहे हैं द सेम बॉडी विल एक्ट डिफरेंटली। एंड व्हेन द सेम बॉडी विल एक्ट डिफरेंटली, आप उसको उसी हिसाब से, परिवेश के हिसाब से अपने वेशभूषा को जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे? अब आप मंदिर जा रहे हैं तो आप यू जस्ट कैन नॉट गो टू टेम्पल, आप एकदम बड़ा फैंसी सा जो आप कह सकते हैं गोवा में पहन के जा सकते हैं जिसमें खूब फूल पत्ती हो, रंगीन हो, नहीं जा सकते आप। अगर आप सेम चीज़ करने जा रहे हैं, आप किसी शादी में जा रहे हैं, तो ड्रेसिंग सेंस आपका अलग हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के डिफरेंट नोशन को ऐड किया जा रहा है, और वो डिफरेंट डिफरेंट नए नए जो एडिशन किया जा रहा है उसके हिसाब से आपके फैशन के डिफिनीशन चेंज होंगे। तो कभी कभी हम ये भी सोच सकते हैं कि आखिर वो कितने हद तक बॉडीज़ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स किए जा रहे हैं कितने हद तक हम सही करेंगे। सपोज करो मतलब एक फेमिनिज्म के अंदर एक कहा जाता है कि बॉडी शेमिंग का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, और इसके अगेंस्ट भी एक पूरा प्रोपेगेंडा, मतलब इसके अगेंस्ट भी हम प्रोपेगेंडा कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, इसके अगेंस्ट भी एक पूरा एक थीसिस है, एक थिंकर्स हैं जो ये कहते हैं कि बॉडी शेमिंग से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी तरह की बॉडी हो, इट्स ओके फॉर अस। आई थिंक दैट्स अ वेरी साउंड आर्ग्यूमेंट कि जब हम प्लूरलिटी की बात कर रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न की बात कर रहे हैं, तो हम क्यों एक ही पर्टिकुलर बॉडी के कॉन्सेप्ट पे स्टिक हों। पर अगर इसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट आप देखिए तो कितना मतलब इंटरेस्टिंग होगा। अगर बॉडी का एक कॉन्सेप्ट है सो डेफिनेटली हम लोग एक ही तरह के परिवेश की बात करेंगे, एक ही तरह के वेशभूषा की बात करेंगे। बट अगर हम डिफरेंट तरह की बॉडीज़ को ले रहे हैं, डिफरेंट तरह की बॉडीज़ के नोशन को प्रोपोगेट करें, तो हमें डिफरेंट तरह की वो होगा।
यानी जहाँ पे एक ही तरफ मनी का फ्लो होना चाहिए था, अब मनी का फ्लो डिफरेंट जगह पे होगा, डिफरेंट तरह के कपड़े आएंगे, डिफरेंट कलर्स आएंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी, एंड दैट्स हाउ वी कैन थिंक ऑफ अ टेक्सटाइल बिजनेस, एक पूरी उस हिसाब से सोच सकते हैं। सो इफ़ अगर हम बात करना चाहते हैं फिलॉसफी ऑफ फैशन को और हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो आई पर्सनली थिंक दैट दैट्स द थीसिस वी शुड पुश फॉर, कि हाँ नहीं, डिफरेंट बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हर सारी चीज़ें होनी चाहिए, हेल्थ इश्यूज को हम बाईपास कर सकते हैं, मतलब हेल्थ भी एक कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जॉन सर ने जो बुक लिखी द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास समय हो तो पढ़िएगा। उसमें यही सारी चीज़ें कि कैसे जिसको हम नेचुरल फैक्ट्स और सोशल फैक्ट्स मानते हैं, जिसमें बहुत हद तक जिसको नेचुरल हम फैक्ट्स कह रहे हैं कि इस किताब को इसी तरह क्यों बनाया गया, ये एक सोशल फैक्ट है। मतलब आप सोचेंगे कि अगर फिलॉसफी ऑफ ऑटोबायोग्राफी किताब लिखी गई या फिर वाई द वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट लिखी गई, तो उसमें यूनिकॉर्न क्यों बनाया गया, क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव फिगर हो सकता है जिस पे लोगों का इंटरेस्ट जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि किताब के अंदर जो लिखा है हम उसी के आधार पे उसका कवर बनाएं, हम ये भी देखते हैं कि आखिर इस कवर का इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है। द सेम इज़ विद फैशन, हम इससे ज़्यादा फोकस ये करते हैं कि उस पर्टिकुलर ड्रेस का इम्पैक्ट जो कंज्यूमर है उस पर कितना पड़ सकता है। तो हमारा थॉट दो तरह से काम करता है, या तो हम कंज्यूमर के जो पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम चले आ रहे हैं बॉडी को, उसी को बहुत ज़्यादा पुश करें, लेकिन उससे क्या होगा, आपका मार्केट ग्रो नहीं करेगा। तो उस हिसाब से हम लोग फिर क्या करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर बॉडी के डिफरेंट नोशन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो अगर आज हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि डीकैथलॉन में हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे। तो अगर आप रनिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अलग टी शर्ट है, अगर आप जिमिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका अलग कपड़ा आएगा। तो ये है जो डिफरेंट नोशंस ऑफ बॉडीज़ की तरफ हमें देखने की ज़रूरत कर रही है। मुझे लगता है कि अगर हम इसको फिलोसॉफिकली सोचें तो क्या बॉडी की जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरह की हम बॉडी की कल्पना कर रहे हैं, क्या स्ट्रांग बॉडी होना सिग्निफिकेंट है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोमल बॉडी, उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है डेलिकेट बॉडी, या उसका होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अब जस्ट इसका हम उल्टा कर लें, नॉर्मली ये एज्यूम किया जाता है कि मेंस बॉडी जो होने वाली है वो बहुत स्ट्रांग होगी और फीमेल बॉडी है जो वो बहुत डेलिकेट होगी। पर अगर हम इसको ओवरटर्न कर लें, एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट इट, आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि एक हद तक सही भी है, क्योंकि जब हम इतनी सारी प्लुरलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आखिर हम क्यों एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तक स्टिक करें। देयर आर पीपल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप की स्ट्रेंथ को ही मैस्कुलिनिटी से कंसीडर नहीं करेंगे, वो समझते हैं कि बीइंग इमोशनल होना भी एक उसका पार्ट है, एक सिंपैथेटिक वे में चीज़ों को देखना भी एक पार्ट है, जो कि नॉर्मली समझा जाता है कि एंटी मैस्कुलिन कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हम उस तरह की बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा फोकस करें तो हम देख रहे हैं कि अब फीमेल की स्ट्रेंथ पे बात की जा रही है, मेल के सेंसिटिव होने की बात की जा रही है। तो एक जो ट्रांजिशन भी अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स में देखने की बात करें जाए, तो एक तरफ आपको माचो पीएम का फेस दिखाया जाता है और दूसरी तरफ एक सेंसिटिव पीएम का फेस दिखाया जा रहा है। नाउ चॉइस इज योर्स, क्या आप पुराने उसी बॉडी के कॉन्सेप्ट में घिरे रहना चाहते हैं जिसमें मेल को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एक अलग बात है, दिखना जरूर चाहिए द बॉडी पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो उसी हिसाब से फिर आपका नरेशन भी डेवलप किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बॉडी नोशन को बैकअप के लिए, यानी जो उसके एजम्पशंस हैं उसको हम कैसे प्रोपोगेट कर पा रहे हैं, उसको हम कैसे आर्ग्यू कर पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजकल जब भी कभी हम बॉडी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या बॉडी की बात कर रहे हैं, हम उसमें आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा उसमें रेटोरिक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हमने डिफरेंट बॉडी नोशंस तो एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए, पर कैसे हम और उन सारी चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं, यानी उसके जो हम प्रीमाइसेस डेवलप कर रहे हैं क्या हम उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स दे पा रहे हैं। शायद मेरे हिसाब से जो मेरी करंट अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हमने उतना प्रोवाइड नहीं किया है। दूसरी चीज़, आपने न्यूडिटी की बात की। आखिर न्यूडिटी यानी आप समझ करिए कि आप एक ऐसा बॉडी का कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं जो विदाउट क्लॉथ्स है, यानी जिसमें ऑर्नामेंटल कोई भी चीज़ नहीं ऐड की गई है। इस पर एक बहुत अच्छी बुक लिखी है नैन्सी ने, उसका नाम है हाउ टू डू थिंग्स विद पॉर्नोग्राफी, जो कि ऑस्टिन से आता है, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स। बेसिकली उसका एक्सप्लेनेशन ही पूरा यही है कि अगर हमारा स्पीच एक्ट पूरा डायरेक्शनल है, यानी हम लॉक्यूशनरी, इलॉक्यूशनरी, पर लॉक्यूशनरी के हिसाब से देख सकते हैं, तो पॉर्नोग्राफी यानी एक ऐसी बॉडी का जो विदाउट क्लॉथ्स है और एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जिसको सामाजिक तौर पे गलत समझा जाता है, वो एक डिफरेंट मैटर है। पर उस हिसाब से हम कैसे बॉडी की एक कल्पना कर सकते हैं। ऑल्दो नैन्सी ने स्ट्रिक्टली बॉडी के हिसाब से बात नहीं की कि हम एकदम पर्टिकुलर बॉडी की बात करें, पर वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है जो कि फैशन को बहुत हद तक देख सकता है। टाइटैनिक का एक बहुत अच्छा सीन याद आपको आएगा
कि जब वो एक्ट्रेस का नाम मुझे नहीं याद, लेकिन जब वो उसका ड्राइंग कर रहा होता है तो उसमें सिर्फ एक गोल्डन का हार पहने होता है विच वॉज वेरी कॉस्टली। सो यू कैन सी दैट कि हाउ इवन न्यूडिटी या फिर हाउ कि कैसे हम एक पर्टिकुलर बॉडी जिसमें कोई क्लॉथ्स नहीं है लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐड करके उसका रेलेवेंस बढ़ा सकते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू ऐड टू द नोशन ऑफ बॉडीज इवन इफ देयर आर नो लेट्स से दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी। तो कैसे हम उन सारी चीज़ों को ऐड करके आगे चीज़ों को देख सकते हैं। तो आने वाले समय में जैसे जैसे हम बॉडीज़ के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, मेरे हिसाब से वो फैशन या फिर जो आने वाला फैशन है या फिलॉसफी ऑफ फैशन है उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाला है। सो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट notions of bodies is directly proportional to different aspects of philosophies of fashion. That's how I end. So इस पूरी वीडियो में हमने 3 सवालों पे गहन चर्चा की। हमने देखा कि किस तरह से बॉडी का क्या हिस्टोरिकल एनालिसिस रहा है और क्यों आखिर बॉडी को हमेशा सोल के नीचे रखा गया है, यानी बॉडी को उतना तवज्जो नहीं दी गई। और उसके बाद कैसे पूरे फेमिनोलॉजी में बॉडी को एक नए तरीके से देखने की कोशिश की गई, कैसे लिव्ड एक्सपीरियंसेस में बॉडीज़ का रेलेवेंस फिर से उभर के आया है। और वही बॉडी को कैसे जो हम एक हमेशा से एक्सपीरियंस के तौर पे देखा जाता रहा है, कैसे हम उसे एक्सपीरियंसिंग के साथ साथ सेल्फ एक्सपीरियंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आने वाले जो सवाल था उसमें हमने उसका रिलेवेंस फैशन के हिसाब से देखा कि कैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडीज़ यानी अलग अलग देह के कॉन्सेप्ट कैसे हमारे नए फैशन को डिराइव कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का एक एनालिसिस हमने प्रस्तुत किया है। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आपके जो सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, और एक लंबे समय के बाद हमने ये वीडियो बनाया है। कुछ ऐसे हम लोग की व्यक्तिगत समस्याएं रहीं जिसके हिसाब से हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। अगर आपको ये सारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में जो बेल आइकन है उसको आप दबा के हमें अपने नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।